हेलो बच्चों, आपका अपने YouTube चैनल एसएस कोचिंग सेंटर बाय सुमित सर में स्वागत है। जैसा कि हम आपको इस बार यूपी बोर्ड की परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर दिलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और वचनबद्ध हैं, उसी की क्रम में आज हमने शुरुआत किया है मैथमेटिक्स की एक बहुत अच्छी क्लास, जिसमें हम आपको 4 नंबर और 6 नंबर के कितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन्हें हम आज आपको समझाएंगे। उसके बाद यदि समय बचता है तो हम आपको 2 नंबर के भी प्रश्न करवाएंगे, अन्यथा बाकी जो प्रश्न बचेंगे वो आपको हम अगले वीडियो में देंगे। जैसे विकल्प वाले क्वेश्चन और 2 नंबर वाले क्वेश्चन यदि बच रहे हैं तो, अन्यथा हम ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को आज करने का प्रयास करेंगे और हम आपके सामने उन्हीं महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेके आएंगे जो बच्चा परीक्षाओं में पूछा जाता है और आपको भर भर के नंबर देता है। कहने का अर्थ है 4 नंबर और 6 नंबर वाले प्रश्न। तो उसी के क्रम में हमने शुरुआत किया है बीजगणित से। बीजगणित के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को लिए हैं और इन्हीं टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारे द्वारा डाले गए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। और फिर से एक बार हम रिपीट करते हैं, यह एक अच्छी क्लास होगी, बड़ी क्लास होगी, आपको पूरा क्लास देखना है और आप देखेंगे कि आपके अधिकतर प्रश्न इसी से मिल जाएंगे। तो अब हम शुरुआत करते हैं आज के इन प्रश्नों की। तो यहाँ पे हमने आपके सामने 3 प्रश्न लिए हैं। तीनों प्रश्न बीजगणित से संबंधित है। तो हम एक एक करके इनको हल करना शुरू करते हैं। तो अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 1 आपके पास क्या है। अच्छा, सबसे पहली चीज और सबसे अहम चीज हम आपको बता दें भैया, इन प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे अहम तौर पे आपको प्रश्न को समझना आना चाहिए। यदि आप प्रश्न को समझ गए तो आप आराम से सवाल को हल कर लेंगे। यदि इन वार्षिक प्रश्नों को आप समझ नहीं पा रहे हैं तो सवाल नहीं हल होगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, हम आपको समझाएंगे एक एक स्टेप करके। ध्यान से समझिए। यहां सवाल देखते क्या लिखा है। किसी भिन्न के अंश और हर में 1 जोड़ने पर वह 4/5 हो जाता है। यदि अंश और हर में 5 घटाया जाए तो उस भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। भिन्न ज्ञात करना है। भैया, जब भी भिन्न का सवाल होगा तो एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं आपके पास कोई भिन्न लिखा है। वो भिन्न ऐसे लिखा है x/y, जैसे 4/5, 2/3, 3/4, ऐसे कुछ भी हो सकता है। ये लिखा है, क्या कहा, भिन्न के अंश और हर में 1 जोड़ने पर अंश में भी 1 जोड़ दो, हर में भी 1 जोड़ दो। अच्छा, भिन्न किसे कहते हैं? भिन्न कहते हैं जो अंश बटे हर के रूप में हो। अंश बटे हर के रूप में हो। हमने क्या कहा, ये भिन्न x/y है। तो 1 जोड़ दे तो उसका मान भैया हो जाता है कितना, 4/5। एक कंडीशन ये बनेगा। ऐसे दूसरा क्या बनेगा, अंश और हर में 5 घटा दिया जाए तो यहां भैया -5 कर दो, यहां भी -5 कर दो। तो भिन्न का मान कितना हो जाता है, 1/2 हो जाता है। इस तरीके से दूसरा समीकरण बनेगा और हल कर लेंगे। तो अब हम शुरुआत करते हैं सवाल की। और ध्यान से देखिएगा, सवाल लगाने के बाद आप उत्तर को भी चेक कर पाएंगे। तो भिन्न के सवाल में क्या करना है, माना भिन्न का अंश बराबर x और भिन्न का हर जो है वो y मान लो। तब मूल भिन्न क्या होगा, इसे मूल भिन्न भी कहते हैं। मूल का अर्थ होता है जो हमें दिया हुआ है। भिन्न क्या होता है भैया, अंश बटे हर, जो अभी हमने बताया था। तो भिन्न हो गया x/y। आपने मान लिया कि इसका अंश x है और हर y है, तो भिन्न क्या होगा, x/y।
अब हम सवाल पे चलते हैं, लिखते हैं प्रथम शर्तानुसार। क्या है प्रथम शर्तानुसार? क्या लिखा है? किसी भिन्न के अंश और हर में एक जोड़ने पर, तो भैया अंश बटा हर यही भिन्न है, अंश में भी एक जोड़ना है और हर में भी एक जोड़ना है, क्योंकि अंश और हर में एक जोड़ने पर वह कितना हो जाता है? 4/5 हो जाता है, बराबर 4/5। तो अंश का मान भैया x प्लस 1, हर का मान y, तो y प्लस 1 बराबर 4/5। आप क्रॉस गुणा करवा दें ऐसे, 5 से x का गुणा 5x प्लस 5 एकम 5, 4 से y का गुणा 4y प्लस 4 एकम 4। अब क्या करते हैं? 5x प्लस का 4y इधर आके माइनस 4y बराबर 4, ये प्लस का 5 इधर आके -5, यानी 5x माइनस 4y बराबर -1। भैया ये समीकरण नंबर 1 हो गया। ऐसे आपको सेकंड कंडीशन भी लिखना है, तो क्या लिखेंगे? द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्तानुसार भैया द्वितीय शर्त में क्या कहा? यदि अंश और हर में 5 घटाया जाए तो अंश -5 बटे हर -5, तो भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। तो अंश क्या है? अंश है भैया x -5 बटे, यहां से हर है y, -5 बराबर 1/2। ये भी कैसे गुणा करा दो, जैसे जिस प्रकार यहां किया गया वैसे यहां भी करना है। 2 से x का गुणा 2x माइनस 2 पंचे 10, y से 1 का गुणा y -5 एकम 5, ऐसे ही लिख दिया गया। अब इसे समीकरण बना देंगे, 2x माइनस y बराबर -5, ये माइनस का 10 इधर आके प्लस का 10 हो गया, 2x माइनस y बराबर प्लस का 5। भैया समीकरण 2 हो गया। अच्छा, अब इसे किस विधि से हल करना है वो हम बताते हैं। इसे आप प्रतिस्थापन से हल करिए या विलोपन से हल करिए। इसे बज्र गुणनखंड से भी हल कर सकते हैं, लेकिन आपकी सिलेबस में अब बज्र गुणनखंड नहीं है, तो आप प्रतिस्थापन या विलोपन से हल करना सीख लें। तो यहाँ पे हम आपको प्रतिस्थापन या विलोपन एक विधि बता सकते हैं, एक विधि और हम बता देंगे जब कहीं और ऐसे सवाल मिलेगा, तो आप एक विधि को देखेंगे अच्छे से। तो यहां से आप विलोपन विधि को देख लें कैसे लगाया जाता है। तो विलोपन विधि में करना क्या होता है भैया, ध्यान देना है यहां पे। विलोपन विधि में दोनों समीकरण में किसी एक चर राशि का गुणांक बराबर हो, किसी एक चर राशि का गुणांक बराबर हो, पहली बात ये होती है। अब बराबर यदि नहीं है तो आपको बराबर करना है, यदि बराबर नहीं है तो आपको गुणांक को बराबर करना है। अच्छा, यहां देखते हैं जो दोनों समीकरण दिया है वो कैसे दिया है। क्या दिया है, 5x माइनस 4y बराबर माइनस का 1, और दूसरा दिया है भैया 2x माइनस y बराबर प्लस का 5। अब यहाँ पे x का गुणांक देखेंगे तो 5 है, यहाँ x का गुणांक देखेंगे 2 है। क्या दोनों बराबर है? नहीं बराबर है। y का गुणांक देखते हैं, यहाँ 4 है, यहाँ 1 है। क्या बराबर है? नहीं बराबर है। तो अगर नहीं बराबर है तो पहले हम बराबर करेंगे। कैसे बराबर करते हैं? यदि y के गुणांक को बराबर करना है तो आप देखेंगे अगर यहाँ 4 से हम गुणा करा दें तो 4 से गुणा कराएंगे, 4 दूनी 8x माइनस 4y बराबर 5 और 20। इस तरीके से देखेंगे तो इस समीकरण में और इस समीकरण में y का गुणांक बराबर हो गया। अच्छा, यदि हमें y का नहीं x का बराबर करना है तब क्या करेंगे, तो भैया अपोजिट गुणा कर देना। समीकरण 1 में 2 से गुणा कर देना तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, समीकरण 2 में 5 से गुणा कर देना।
जैसे नहीं बराबर है तो x का गुणांक क्या है 5 और 2 है, तो 5 से ऐसे क्लास वाले गुणा करा दो भाई, 2 से इसमें करा दो 5 से इसमें करा दो, दोनों का गुणांक 5×10 बराबर हो जाएगा। इस तरीके से आप बराबर कर सकते हैं। तो ये खैर आपका रफ कार्य था भाई समझने के लिए। अब हम क्या करते हैं, दूसरी बात क्या करते हैं, दूसरी बात करते हैं यदि गुणांक बराबर हो और चिन्ह समान हो तो समीकरण को भैया घटाते हैं। तीसरी बात, यदि गुणांक बराबर और चिन्ह विपरीत हो तो समीकरण को जोड़ते हैं। ये ध्यान रखना है आपको। अब इसका अर्थ क्या है यहां से समझेंगे। जैसे 1 और 3 में आप देखते हैं y का गुणांक बराबर है, लेकिन अगर आप चिन्ह पे ध्यान देते हैं तो दोनों का चिन्ह भैया समान है। तो समान है तो क्या करेंगे आप, समीकरण को घटा देंगे, क्योंकि गुणांक बराबर और चिन्ह समान हो तो समीकरण को घटाते हैं। दूसरी बात, गुणांक बराबर और चिन्ह विपरीत हो तो समीकरण को जोड़ते हैं। इस तरीके से आपको विलोपन विधि लगाना है, उसके बाद सवाल को हल कर लेना है। अब हम चलते हैं अपने सवाल पे और कैसे लगाया गया है उसे देखते हैं। तो समीकरण अब देखेंगे, 1 में y का गुणांक 4 है, 2 में y का गुणांक 1 है, तो यहाँ पे 4 से गुणा करने बराबर हो जाए। तो समीकरण 2 में 4 से गुणा करने पर, तो जब 4 से गुणा करते हैं भैया तो ये हो जाता है कितना, 2x - 4y बराबर 4 से गुणा कराएंगे तो प्रत्येक पद का होगा 2 चौक 8x, 4 एकम 4y, 5 चौक 20 हो गया भैया। ये समीकरण नंबर 3 हो गया। अब समीकरण 1 और 3 को देखिए, क्योंकि 2 का काम खत्म हो गया। 1 और 3 में देखें 4y समान है, चिन्ह समान है, तो भैया गुणांक बराबर चिन्ह समान हो तो समीकरण को घटाते हैं। तो यहां पे आप समीकरण को घटा दें। समीकरण 3 - 1 से अब देखते हैं 8x - 4y बराबर 20। तो पहला समीकरण क्या है, 5x - 4y बराबर -1। अब देखिए घटाते समय एक चीज ध्यान रखिएगा भैया, जब बीजीय व्यंजक का जोड़ घटाव करते थे, यहां देखिएगा 4x + 5 - 2x + 3। अब ब्रैकेट खोलना होता था तो इनके चिन्हों को बदल देते थे। यही नियम यहाँ भी फॉलो होता है, तो इनके चिन्ह बदल देंगे। यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस है तो ये माइनस होगा, ये माइनस है तो प्लस होगा, और ये माइनस है तो प्लस होगा। इस तरीके से चिन्हों को हम बदलते हैं भाई। बहुत लोग केवल बता देते हैं चिन्हों को बदला गया, लेकिन क्यों बदला गया उसका कारण यही है। अब देखिए, अब ये बीच वाले चिन्ह खत्म हो जाते हैं। 8 में से 5, ये प्लस है ये माइनस है, घटेगा। 8 में से 5 घटाएंगे 3x, 4y प्लस का 4y माइनस का कट गया। यहाँ भी 20 प्लस का है, 1 भी प्लस का है, प्लस प्लस जुड़ेगा, 20 और 1 21 हो गया। x बराबर 21/3, अर्थात x बराबर भैया आ गया 7। अब x का मान आप समीकरण 1, 2, 3 किसी में भी रख सकते हैं। किसमें रखें, जिसमें भैया गुणांक छोटा दिखे वहां रखिए, वहां कैलकुलेशन आसान होता। तो गुणांक छोटा समीकरण 2 में है, आएगा तीनों में रखने पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 हमारे पास क्या है, 2x, x का मान 7 - y बराबर 5, 7 दूनी 14, प्लस का 5 इधर आके माइनस का 5, माइनस का y इधर आके प्लस का y, अर्थात y बराबर भैया कितना आ गया 9। y का मान आ गया 9, x का मान आ गया 7। अतः जो भिन्न है वो क्या है, x बटा y।
x का मान आया है आपका 7 और y का मान आया है 9। इस तरीके से अब आप देखेंगे क्या ये सवाल सही है। तो x का मान आया 7 और y का मान आया 9, अर्थात भिन्न कितना हो गया भैया 7/9। पहला कंडीशन क्या कहा, एक जोड़ने को, अब तो यहां आप एक जोड़ दें तो देखें क्या होता है 8/10। तो बताइए काटने पे ये 4/5 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। अब दूसरा देखेंगे, यदि अंश और हर में 5 घटाया जाए तो 7/9 में क्या लिखा है 5 घटा दें, यहां भी 5 घटा दें तो ये भैया कितना आ गया 2/4, काट देंगे तो आएगा कितना 1/2। तो देखिए 1/2 आ रहा है। इस तरीके से आप उत्तर को भी चेक कर सकते हैं कि जो हमारा उत्तर आया है वो सही है या गलत है। ऐसे कंडीशन पे आप रख दें। फिर से एक बार देख लें सवाल को लगाया कैसे गया। जब भी भिन्न का सवाल होगा आप अंश और हर को x y मान लेंगे, भिन्न हो जाएगा x/y। कंडीशन में जो कहा है उसके अनुसार दोनों समीकरण बनाएंगे। यहाँ पे क्या कहा था, अंश हर में 1 जोड़ने पर वह 4/5 हो जाता है। तो अंश प्लस 1 बटे हर प्लस 1 बराबर 4/5, यहाँ समीकरण बन गया। ऐसे दूसरा देखते हैं, अंश और हर में 5 घटाया जाए तो भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। x - 5/y - 5 बराबर 1/2, यहाँ समीकरण बन गया। इन्हें विलोपन विधि से हल किया गया, x का मान 7 आ गया, y का मान 9 आ गया। तो भिन्न कितना हुआ भैया x/y यानी 7/9। अच्छा अब ये 7/9 सही है या गलत है, तो यहां से देखते हैं। अगर एक जोड़ दे किसमें, अंश और हर में, तो 7/9 में 1 जोड़ोगे तो 8/9 1 10 हो जाएगा। काटेंगे भैया 4/5 आएगा, तो देखिए 4/5 हो जाता है। यदि अंश और हर में 5 घटाया जाए तो 7/9 में भैया 5 घटा दो, 7 - 5 बराबर 2, 9 - 5 बराबर 4, काट देंगे आ जाएगा 1/2। तो भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। इस तरीके से आप सवाल को चेक भी कर सकते हैं। तो आप इस सवाल को नोट कर लें और अब हम चलते हैं दूसरे सवाल की ओर। तो दूसरा सवाल क्या लिखा है उन्हें पढ़ते हैं, आप पढ़िए क्या लिखा है। 2 वर्गों के क्षेत्रफल का योगफल। अब भैया वर्ग कह दिया तो वर्ग के बारे में आपको जानना आवश्यक है कि वर्ग किसे कहते हैं। तो वर्ग उसे कहा जाता है जिनकी चारों भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 अंश हो। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप कहेंगे भुजा स्क्वायर होता है। तो भैया उसी पे लगा लेना है सवाल को। तो अब चूंकि एक नहीं 2 वर्ग है तो दोनों वर्ग की भुजा को मान लो। माना पहली भुजा का वर्ग x है और दूसरी भुजा का वर्ग y है। इस तरीके से दूसरे वाले सवाल को भी लगाएंगे। देखते हैं दूसरा सवाल। 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल 157 वर्ग मीटर है। तो अब हमने क्या कहा भाई 2 वर्ग है, इस सवाल ने क्या कहा 2 वर्ग है। एक वर्ग ये हो गया, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, प्रत्येक कोण 90 अंश होता है। और एक वर्ग और है। अच्छा ये हम बना रहे हैं, ये बनाने की आवश्यकता नहीं है, ये आपको समझाने के लिए है। ये 2 वर्ग हो गए। अच्छा आगे क्या कहा, इनका क्षेत्रफल का योग इतना है, इनके परिमापों का योगफल इतना है। दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। वर्ग की भुजा ज्ञात करनी है। माना पहले वर्ग की भुजा, माना पहले वर्ग की भुजा बराबर x। अब चूंकि देखिए क्षेत्रफल किसमें दिया है, क्षेत्रफल का योगफल वर्ग मीटर में दिया है, तो यहाँ पे x मीटर मानेंगे। अगर वहां वर्ग सेंटीमीटर दिया होता भैया तो ये सेंटीमीटर में मानते, तो ये मीटर हो गया। और दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल, सॉरी दूसरे वर्ग की भुजा ये मान लेते y मीटर, जैसे ये x मीटर है और ये y मीटर है। तो अब हम क्या निकालते हैं,
पहले वर्ग का क्षेत्रफल, पहले वर्ग का क्षेत्रफल। अब आपको वर्ग का क्षेत्रफल पता होगा भैया, भुजा स्क्वायर होता है, अर्थात पहले वर्ग की भुजा x है तो x स्क्वायर। दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल, ये भी भुजा स्क्वायर होगा, और दूसरे वर्ग की भुजा y है तो y स्क्वायर। और पहले वर्ग का परिमाप, पहले वर्ग का परिमाप तो ये होता है भैया 4 गुणे भुजा वर्ग का परिमाप, तो ये हो जाएगा 4x। दूसरे वर्ग का परिमाप इसकी बात करें तो ये भी परिमाप 4 गुणे भुजा होता है, तो दूसरे वर्ग की भुजा 4y है तो 4y हो जाएगा। अब देखते हैं कंडीशन में, लिखते हैं प्रथम शर्तानुसार। क्या कहा प्रथम शर्तानुसार? दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल, तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल भैया बराबर है 157 वर्ग मीटर। अच्छा, पहले वर्ग का क्षेत्रफल यहां देखें तो x स्क्वायर और दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल y स्क्वायर बराबर 157। ये आपका समीकरण नंबर 1 हो गया। अब हम लिखते हैं द्वितीय शर्तानुसार, तो द्वितीय शर्तानुसार क्या होगा? अब द्वितीय शर्त में क्या कहा? यदि इनके परिमापों का योगफल, यानी पहले वर्ग का परिमाप प्लस दूसरे वर्ग का परिमाप बराबर है 68 मीटर, तो परिमाप होता है 4 गुणे भुजा। यहां पे निकाल लिया भी गया है, आप निकालने मन है निकाले, ना निकालने मन है ना निकाले, डायरेक्ट कंडीशन लगाएं। ये हमने इसलिए लगाया कि आपको समझ में आ जाए, जो ना जानता हो कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का परिमाप क्या होता है, इसलिए ऐसा हमने लिखवाया है। अच्छा, दूसरे वर्ग का परिमाप क्या है? 4y बराबर 68, 4x प्लस y बराबर 68। 4 से गुणा हो रहा है भैया, भाग हो जाएगा, x प्लस y बराबर 68/4, 17 चौका 68, तो x प्लस y बराबर 17, x बराबर 17 माइनस y, ये x का मान आ गया भैया। अब देखोगे x का मान उठा के समीकरण 1 में रख दोगे और हल कर दोगे, आपको आंसर मिल जाएगा। तो देखते हैं यहां पे समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो समीकरण 2 से x का मान 17 माइनस y है, वो आपको समीकरण 1 में रखना है। तो समीकरण 1 क्या है? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 157, x का मान रखना है 17 माइनस y, तो यहां पे रख देंगे 17 माइनस y। अच्छा, अब यहां पे देखते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर यूज हो रहा है, तो भैया a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आप कहेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही यहां पे भी फॉलो करना है। तो यहां 17 माइनस y का स्क्वायर करेंगे, तो यहां हो जाएगा 17 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे 17 गुणे a प्लस a स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा। a नहीं y होगा, यहां पे y है। अच्छा, अब यहां पे क्या होगा भाई? 17 का स्क्वायर कितना होता है? तो 17 का स्क्वायर होगा 289 माइनस 17 दूना 34y प्लस y स्क्वायर, ये हो गया है माइनस बी का होल स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर बराबर 157। अब ये क्या बनेगा, वाई स्क्वायर भैया हो गया 2y स्क्वायर माइनस 34y प्लस का 289 माइनस का 157 बराबर 0। अब ये क्या हो गया 2y स्क्वायर माइनस 34y। अच्छा इसे घटा दे, 9 में से 7 घटाओगे भैया 2 आ गया, 8 में से 5 घटाएंगे 3 आएगा, और 2 में से 1 घटाओगे 1 आएगा, और 289 बड़ा था तो ये प्लस का रहेगा। अब भैया आ गया 2y स्क्वायर माइनस 34y प्लस 132 बराबर 0। अच्छा अब यहाँ पे देखें तो 2 से ये तीनों पद कट रहे हैं, तो आप 2 से इन्हें भाग कर दें, 2 से दोनों पक्षों में भाग करने पर, तो जब भाग करते हैं भैया तो यहां बचेगा वाई स्क्वायर, यहां बचेगा 17y प्लस 66 बराबर 0। अच्छा अब आपको क्या करना है, अब सिंपल बात है, यहां पे गुणनखंड करना है। अब बात आता है द्विघात समीकरण का गुणनखंड कैसे करते हैं, उन्हें हम आपको समझाते हैं कि द्विघात का आप गुणनखंड कैसे करेंगे। दो घात का गुणनखंड भैया करने के कुछ नियम होते हैं। क्या नियम होता है, द्विघात समीकरण होता कैसे है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है, इस तरीके से होता है। यहां पे a और c का गुणा कराते हैं और ऐसा खंड बनाते हैं कि जोड़ने या घटाने पे b आ जाए, जोड़ने या घटाने पर b आ जाए, यानी a गुणे c का ऐसा खंड बनाते हैं कि जोड़ने या घटाने पर b प्राप्त हो। बात इतनी सी होती है, a गुणे c का ऐसा खंड बनाते हैं कि जोड़ने या घटाने पर b प्राप्त हो। अच्छा इसमें एक चीज और बता दें, अच्छा कब जोड़ के लाते हैं कब घटा के लाते हैं, यदि ये c प्लस में है तो भैया जोड़ के भी लाना है, यदि ये c माइनस में है तो भैया घटा के भी लाना है, इस चीज को याद रखिएगा। जैसे एक बात ध्यान दें, यदि यहां c जो है धनात्मक है तो आप जोड़ के भी लाएंगे, यदि c ऋणात्मक है तो घटा के भी लाएंगे, इस तरीके से ये सवाल लगेगा। तो अब हम सवाल को देखते हैं क्या है भैया, लिखा था वाई स्क्वायर माइनस 17y प्लस 66 बराबर 0। अब यहाँ पे गुणनखंड क्या बनता है भाई, इसका गुणांक कुछ नहीं है तो 1 है, और यहाँ 66 है, 66 एकम 66। अब 66 का ऐसा खंड बनाना है कि घटाने पे सॉरी जोड़ने पे 17 आ जाए, क्योंकि यहाँ पे c के आगे क्या है भैया प्लस है, तो जोड़ के हमें 17 लाना है। यदि यहाँ माइनस लगा होता तो घटा के 17 लाना पड़ता, ठीक, फिलहाल माइनस लगा होता तो यहाँ अंक में परिवर्तन होते। प्लस लगा है जोड़ के लाना है, तो भैया सिंपल बात है, 11 छक्का 66 और 11 और 6 17 होता है, तो इसका गुणनखंड 11 और 6 का बनेगा। कैसे लिखेंगे, वाई स्क्वायर माइनस, क्योंकि 11 गुणे 6 बना है और 11 प्लस 6 ये 66 होता है और ये 17 होता है। तो यहाँ पे बड़ा वाला अंक पहले लिखना है, तो बड़ा वाला अंक 11 है, 11y। अब यहाँ पे जोड़ना है कि घटाना है, अगर जोड़ना है भैया तो समान चिन्ह, यहां जो लगा है वही चिन्ह लगा दो, माइनस लगा है माइनस ही लगा दो, 6y। यदि यहां घटाना होता तो इस वाले चिन्ह को बदल देते, ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पे 11 में से 6 घटा के यहाँ 5y लाना होता, यहाँ पे 5y लिखा होता, तो फिर क्या करते, ये माइनस 11y और प्लस 6y करते, क्योंकि घटाने पर विपरीत चिन्ह होता है, जोड़ने पर समान चिन्ह होता है। प्लस 66 बराबर 0। अच्छा अब देखेंगे y कॉमन होगा, यहां बचेगा y माइनस 11, यहां क्या कॉमन होगा भैया 6 बचेगा y माइनस प्लस का गुणा माइनस 11 बराबर 0। तो y माइनस 11 यहां भी कॉमन है और यहां भी कॉमन है,
यहां बचा y माइनस 6 बराबर 0। अब क्या करते हैं, y माइनस 11 बराबर 0 लेने पर ये कैसे लिखा जाता है, ये ऐसे लिखा जाता है बच्चा कि y माइनस 11 और y माइनस 6 का गुणा हो रहा है, और जब गुणा हो रहा है इसे दूसरी ओर ले जाएंगे तो भाग होगा, और जब y माइनस 6 से 0 का भाग होगा तो उसका भाग आएगा 0। तो इसलिए एक पद बराबर 0 लिख देते हैं, फिर दूसरा पद बराबर 0 लिख देते हैं। y बराबर 11 आ गया, पुनः y माइनस 6 बराबर 0 लेने पर तो y बराबर आ जाएगा भैया 6। अब चाहे यहाँ पे आप y का मान 11 मान ले और चाहे y का मान 6 मान ले, सवाल आपका कंप्लीट होता है। अच्छा, अब यहाँ पे बचा क्या, यहां पे बचा ये है कि y का मान आप रखें, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 आपके पास क्या है भैया, x बराबर 17 माइनस y का मान है भैया 6, तो x का मान आ गया 11। अच्छा, अगर आप y का मान 6 की जगह पे यहां से 11 लेते, y 17 माइनस 11 तो x का मान 6 आ जाता। अर्थात कहने का अर्थ ये है कि एक वर्ग की भुजा 6 होगा 6 मीटर, और दूसरे वर्ग की भुजा भैया होगा 11 मीटर। इस तरीके से आपका सवाल कंप्लीट होता है। अब लिखेंगे क्या, अतः पहले वर्ग की भुजा x बराबर 11 मीटर और दूसरे वर्ग की भुजा y बराबर 6 मीटर, क्योंकि y का मान 6 यहां लिया गया है, यहां पे चाहे लिख दो y बराबर 6 का मान समीकरण 2 में रखने पर। अच्छा, अब देखते हैं क्या ये जो आंसर आया वो सही है। भैया आंसर चेक करना जरूर ध्यान रखो, क्योंकि ये बड़ा नंबर देने वाला है आपको। भैया बड़ा नंबर देने में अगर गलती कर गए तो फिर पेपर खराब हो गया। अगर 2 सवाल गलत कराए तो पेपर खराब है। इसलिए जो बड़े नंबर के क्वेश्चन हैं उनके उत्तर को भी चेक करना सीखो। यहां से इन्हें कैसे चेक करेंगे, भाई एक वर्ग की भुजा आई कितनी 11 और एक वर्ग की भुजा आया 6। अब इनके क्षेत्रफल का योग 157 है, तो यहां रख के देखो x का मान कितना 11, तो भैया 11 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर होता है 121, 6 का स्क्वायर होता है 36, जोड़ दो भैया 6 1 7 3 2 5 1। देखो इनके वर्गों का योग 157 है, बात सही है। इनका परिमाप कितना है, तो 4 गुणे भुजा यानी 11 चौक 44 और 4 गुणे भुजा यानी 4 6 24, जोड़ दो 68 आ गया। तो देखो इनके परिमापों का योगफल 68 मीटर हो तो वर्ग की भुजाएं 6 और 11 होगा। ये आंसर आपका परफेक्ट है। इस तरीके से आपका अब दूसरा सवाल कंप्लीट हुआ, इसे भी आप समझ लें और नोट कर लें। ये सब अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं। अब हम चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। अच्छा, तीसरा प्रश्न किससे संबंधित है, ये आयत से संबंधित है। तो भैया आयत के बारे में क्या होता है, आयत की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, आयत का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। अच्छा, अभी जो हमने सवाल लिया था उसमें 2 वर्ग थे, यहां पे केवल एक आयत आपको मिलेगा। कैसे है, क्या है, हम सवाल में देखते हैं। और आयत के बारे में क्या होता है भैया, आयत के विकर्ण बराबर होते हैं, इनके प्रत्येक कोण 90 अंश के होते हैं। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। आयत का परिमाप क्या होता है, तो 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। इस तरीके से आयत के बारे में हमने बता दिया आपको। अच्छा, अब हम सवाल को देखते हैं।
भाई आयत के लंबाई चौड़ाई में कुछ परिवर्तन कर रहा है तो क्षेत्रफल में भी कुछ परिवर्तन हो रहा है, ऐसे सवाल दिया है। क्या कहा, एक आयत का क्षेत्रफल 28 वर्ग मीटर कम हो जाता है यदि लंबाई 2 मीटर बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 2 मीटर कम कर दी जाए। यदि लंबाई 1 मीटर कम कर दी जाए और चौड़ाई 2 मीटर बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल इतना हो जाता है। आयत का क्षेत्रफल याद कीजिए। तो देखेंगे यहां पे भैया एक आयत बना है जिसकी लंबाई को हम मान ले रहे हैं x और चौड़ाई को मान ले रहे हैं y मीटर। ये x मीटर है और ये y मीटर है। तो ये कैसे लगेगा देखते हैं। माना आयत की लंबाई बराबर x और आयत की चौड़ाई बराबर b। तो भैया आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। आयत का क्षेत्रफल हमने बताया लंबाई गुणे चौड़ाई, या y माना गया है तो y कर दो। तो x इंटू वाई मीटर। क्यों मीटर, क्योंकि यहां पे जो क्षेत्रफल दिया है वो भी वर्ग मीटर, जो बढ़ोतरी या कमी दी गई है वो भी मीटर में दी गई है, इसलिए मीटर होगा। अब हम चलते हैं प्रश्न पे। क्या प्रश्न है भैया, तो लिखा है क्या, शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार क्या कहा, यदि इसकी लंबाई 2 मीटर बढ़ा दी जाए। चलिए हम बनाते हैं दूसरा आयत। कह रहा है लंबाई 2 मीटर बढ़ा दो, यानी पहले था x अब हो गया x प्लस 2, और चौड़ाई 2 मीटर कम कर दी जाए, यानी चौड़ाई y था अब हो गया y माइनस 2। तब क्या कहा, बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल 28 वर्ग मीटर कम हो जाता है। तो अब लिखेंगे नए आयत की लंबाई भैया हो गया x प्लस 2 मीटर, और नए आयत की चौड़ाई ये होगा भैया y माइनस 2 मीटर। इससे समझ में आ गया होगा आपको, इसीलिए हम इसे साथ में बनाते चल रहे हैं। तो अब नए आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, तो नए आयत का भी क्षेत्रफल आप कहेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई होगा। तो इसकी लंबाई क्या है, x प्लस 2, चौड़ाई क्या है y माइनस 2। इन्हें हल कर लेते हैं। x का y से गुणा xy माइनस 2x, प्लस 2 का y से गुणा प्लस 2y माइनस 4। ये हो गया नए आयत का क्षेत्रफल। अब कहा क्या था कंडीशन में कि आयत का जो क्षेत्रफल है वो 28 वर्ग मीटर कम हो जाता है। तो आयत का क्षेत्रफल कितना कम हो जाता है भैया, तो कहेंगे 28 मीटर। किससे, 28 मीटर कम होने के बाद ये नए आयत का क्षेत्रफल हो जाता है। कंडीशन को दोबारा समझ ले। एक आयत का क्षेत्रफल 28 वर्ग मीटर कम हो जाता है। एग्जांपल के लिए मान लेते हैं ये 100 वर्ग मीटर है, तो ये इससे 28 कम होगा, इससे 28 कम हो जाता है, इससे ये 28 कम हो जाता है, यानी ये अगर 100 है तो भैया ये 72 मीटर है। तो 100 माइनस 28 करेंगे तब तो 72 होगा। तो 28 वर्ग मीटर कम हो जाता है यदि लंबाई इतनी बढ़ा दी जाए, चौड़ाई इतनी कम कर दी जाए। तो भैया आयत का क्षेत्रफल यहाँ पे कितना आया था, xy। तो xy माइनस 28 बराबर ये क्या है, xy माइनस 2x प्लस 2y माइनस 4। अब इन्हें समीकरण बना दें। माइनस का 2x इधर आके प्लस 2x प्लस 2y। और देखिए xy को काट दें यहीं पे, क्योंकि प्लस में है दोनों, और पक्षांतर करेंगे तो ये इधर आके माइनस में होगा। प्लस माइनस तब काट दो, चाहे ऐसे ही काट दो।
बचा क्या -4, ये माइनस का 28 आके प्लस का 28, तो 2x प्लस 2y बराबर भैया आ गया 24। अभी नहीं समीकरण बनाएंगे क्योंकि देखते हैं तो ये 2 से अभी भी कट रहा है, तो 2 से दोनों पक्षों में भाग करने पर, दोनों पक्षों में भाग करने पर, तो जब 2 से भाग करते हैं भैया तो ये आ जाता है x प्लस वाई बराबर 12, समीकरण नंबर 1। अब द्वितीय शर्त की बात करते हैं, तो द्वितीय शर्त में क्या है, द्वितीय शर्तानुसार, अब द्वितीय शर्त पे ध्यान देते हैं, तो द्वितीय शर्त में क्या कहा, यदि लंबाई 1 मीटर कम कर दी जाए, चलिए हम फिर मूल आयत बनाते हैं। क्या कहा, लंबाई 1 मीटर कम कर दी जाए, यानी लंबाई था x, इसमें 1 कम कर दो और चौड़ाई 2 मीटर में वृद्धि कर दी, तो चौड़ाई में 2 मीटर की वृद्धि कर दो, तो जो क्षेत्रफल है वो इतना बढ़ जाता है, जैसे अगर ये 100 था तो अब ये 135 हो जाएगा, यानी यहां पे वृद्धि हो रहा है। तो यहां पे पुनः नए आयत की बात करें, नए आयत की लंबाई तो भैया होगा x माइनस 1 मीटर, नए आयत की चौड़ाई y प्लस 2 मीटर। अब लिखेंगे क्या, नए आयत का क्षेत्रफल, तो लंबाई गुणे चौड़ाई x माइनस 1 और y प्लस 2 का गुणा। अब यहां देखते हैं x y, x का 2 से गुणा 2x, 1 से y का गुणा माइनस y माइनस 2, तो ये आ गया क्या, नए आयत का क्षेत्रफल। अब यहां भी कंडीशन लिखते हैं जैसे यहां लिखा गया था, तो आयत का क्षेत्रफल 33 वर्ग मीटर बढ़ जाता है, तो आयत का क्षेत्रफल प्लस 33 बराबर नए आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल भैया है एक्स वाई प्लस 33 बराबर नए आयत का क्षेत्रफल है, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल यही लिया जाएगा हमेशा, एक्स वाई प्लस 2x माइनस वाई माइनस 2, ये भैया कट गया 33, ये माइनस का इधर आके प्लस का 2 बराबर 2x माइनस वाई, तो ये बना क्या 2x माइनस वाई बराबर 33 और 2 सॉरी इसे ऐसे बना लें, क्योंकि अभी आप ध्यान दें तो यहाँ पे फिर वही 2 समीकरण बनने जा रहे हैं। अभी हमने आपको विलोपन विधि बताया था और हमने कहा था जब आगे सवालों में ये मिलेगा तो हम आपको प्रतिस्थापन विधि भी बताएंगे। अच्छा, अब हम देखते हैं प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि में भैया क्या होता है कि किसी एक चर राशि के बराबर मान बनाते हैं और उस मान को दूसरे समीकरण में रख देते हैं। तो अब यहां पे देखें तो भैया यहां दूसरा समीकरण बनने जा रहा है, यहां से हम चाहे x का मान बना ले चाहे y का मान बना ले और इस मान को समीकरण 1 में रख दे, हल कर ले, प्रतिस्थापन विधि से हल हो गया। अच्छा, अब हल करने के लिए आसान तरीका बता दे प्रतिस्थापन में, भैया जिसका गुणांक 1 होगा उसी के बराबर मान बनाने का प्रयास करना। जब इत्तेफाक से वहां पे x y किसी का भी गुणांक 1 नहीं है तब तो बटे वाला बनेगा ही। तो यहाँ पे हम y का मान बनाते हैं, ये माइनस का y इधर आके प्लस का y हो जाएगा बराबर 2x, 33 2 35 इधर आके माइनस का 35, समीकरण 2 हो गया। अब ये y का मान आप समीकरण 1 में रख दें और हल कर ले, सवाल लग गया, यही प्रतिस्थापन है। क्योंकि नाम क्या है प्रतिस्थापन, यानी उस स्थान पे उठा के रख देना, उस स्थान को हटा देना। तो समीकरण 2 से y का मान समीकरण 1 में रखने पर
समीकरण एक आपके पास है भैया x प्लस वाई बराबर 2। यहां से किसका मान रखना था, y का मान, तो x प्लस वाई का मान कितना, 2x माइनस 35 बराबर 2। अब देखते हैं, ब्रैकेट खोल दो, ब्रैकेट के आगे प्लस है, कोई चिन्ह नहीं बदलना है। 2x माइनस 35 बराबर 2, 2 1 3x बराबर 2, माइनस का इधर आके प्लस का 35, तो हम देखते हैं यहां पे थोड़ा सा मिस हो रहा है, सवाल को रीचेक किया जाए तो रीचेक करने पर यहां गलती है भैया, प्लस का 2y पक्षांतर करके भैया माइनस का 2y होना था और प्लस का 2y लिख दिया गया। अब देखिए आप, एक चिन्ह की गलती पूरे सवाल को गलत कर देगा। छोटी सी भूल हमसे हो सकती है, आपसे भी हो सकती है, तो इसलिए ध्यान रखिए सवाल को लगाते समय बहुत सतर्क होके, एकाग्र होके आपको सवाल लगाना है। तो यहां पे भैया प्लस का 2y इधर आके माइनस का होगा, तो ये भी भैया माइनस का होगा, यहां पे ये भी माइनस का बनेगा, और ये 12 था, ये माइनस का रहेगा, ये भी माइनस का होगा। अब यहां से आप देखेंगे तो इनके चिन्ह जो है परिवर्तित होंगे, क्योंकि ब्रैकेट के आगे माइनस लगा है, माइनस माइनस का गुणा प्लस। तो यहां देखते हैं प्लस माइनस घटेगा, 2 में से 1 घटाओगे, माइनस x बराबर 12, ये प्लस का इधर आके माइनस 35, यानी माइनस x बराबर माइनस 23, काट देंगे, x का मान भैया आ गया 23। अब इसके बाद x का मान समीकरण 2 में रख दें, y का मान निकल आए, तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 आपके पास क्या है, y बराबर 2x, x का मान भैया 23 माइनस 35, 23 दूना 46 माइनस 35, अर्थात आ गया 11। x का मान 23 और y का मान 11। अब यहां से सवाल पे रख के चेक भी करेंगे और उत्तर भी देंगे, जिसका कहा है, क्या कहा है, आयत का क्षेत्रफल याद कीजिए, तो लिख देंगे नीचे, उसके नीचे लिखना है आपको, अतः आयत का क्षेत्रफल भैया होता है x गुणे y, क्योंकि यहां पे आयत का क्षेत्रफल x y था, भैया x का मान है 23 और y का मान है 11, 11 23 33 साथी लाइन 3, 11 दूना 22 और 3 25 वर्ग मीटर, ये आपका आंसर हो गया। अच्छा, इस तरीके से ये सवाल लगा। अब इस सवाल को कैसे चेक करें सही है या गलत है, एक बार दोबारा पहले सवाल को समझ ले, फिर हम बताते हैं कैसे आपको चेक करना है। यहां पे क्या था, एक आयत दिया गया था, तो उस आयत की लंबाई को हमने x मान लिया, चौड़ाई को y मान लिया, तो उस आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई यानी xy। कंडीशन में पहले वाले ने क्या कहा, आयत का क्षेत्रफल 28 वर्ग मीटर कम हो जाता है यदि लंबाई 2 मीटर बढ़ा दी जाए, चौड़ाई 2 मीटर कम कर दी जाए। तो भैया लंबाई 2 मीटर बढ़ाए तो x प्लस 2 हो गया, चौड़ाई को 2 मीटर कम किया गया तो y माइनस 2 हो गया। इस तरीके से फिर यहाँ पे क्षेत्रफल निकाले तो ये आया। तो अब इससे कंडीशन में क्या कहा था कि आयत का क्षेत्रफल 28 वर्ग मीटर कम हो जाता है, आयत का क्षेत्रफल माइनस 28 बराबर नए आयत का क्षेत्रफल। अब आयत का क्षेत्रफल ये रखा गया एक्स वाई माइनस 28, नए आयत का क्षेत्रफल ये रखा गया, एक समीकरण यहाँ बन गया। सेकंड कंडीशन में आते यहाँ से यदि लंबाई 1 मीटर कम कर दी जाए तो लंबाई को 1 मीटर कम किया गया, x था x माइनस 1 हो गया, यहाँ नहीं कम करना है, यहाँ मूल आयत में कम करना है और चौड़ाई में 2 मीटर की वृद्धि कर दें तो चौड़ाई y था तो ये y प्लस 2 हो जाएगा। तो नए यहाँ पे नए आयत का क्षेत्रफल भैया ये आ रहा है, तो इसने क्या कहा क्षेत्रफल 33 वर्ग मीटर बढ़ जाता है, तो आयत का क्षेत्रफल प्लस 33 बराबर नए आयत का क्षेत्रफल। इस तरीके से यहाँ पे y का मान निकल आता है।
y का मान निकाल के हम प्रतिस्थापन विधि लगाना चाहते हैं तो y का मान निकाल के हम समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में रखते हैं, x का मान निकल आता है, x का मान 23 और y का मान 11। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि सवाल में क्या कहा था, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो आयत का क्षेत्रफल भैया होता है x गुणे y यानी 23 गुणे 11, हमने गुणा कर दिया 253 वर्ग मीटर। अच्छा, अब इसे हम कह रहे थे चेक कैसे करें, सही है या गलत है। तो अब हम कंडीशन को चेक करते हैं। क्या कहा, लंबाई 2 मीटर कम कर दो। भैया लंबाई 2 मीटर कम कर दो, यानी ये हो गया 21, ठीक है। और चौड़ाई 2 मीटर कम कर दी जाए, चौड़ाई हो गया 9। भैया लंबाई 2 मीटर कम किए, लंबाई 2 मीटर बढ़ाना है आपको, तो 23 2 25, ध्यान नहीं दिया गया था। लंबाई 2 मीटर बढ़ा दी जाए, चौड़ाई 2 मीटर कम कर दी जाए, तो लंबाई बढ़ाएंगे तो 25 हो जाएगा, चौड़ाई घटाएंगे तो 9 हो जाएगा, तो 25 नवैया भैया, तो आपका उत्तर होगा 225। अब 225 और 253, इसमें कितने का अंतर है, तो 253 में से भैया 225 घटाओगे 28, तो 28 वर्ग मीटर कम हो जाता है। ये पहला कंडीशन हो गया। अब दूसरे कंडीशन को चेक करते हैं। यदि लंबाई 1 मीटर कम कर दी जाए, भैया लंबाई 1 घटा दो यानी 22 हो गया, और चौड़ाई में क्या कहा, और चौड़ाई 2 मीटर में वृद्धि कर दे यानी 11 दूना 22 हो गया। तो अब 22 का 22 से गुणा, नहीं, चौड़ाई 2 मीटर बढ़ा दी जाए, चौड़ाई 11 है, 2 बढ़ाएंगे तो भैया 13 होगा। इनका गुणा कितना होगा, 13 दूना 26 के 6 आधे 2, 13 दूना 26 और 2 28, 286 आ गया। अब देखिए ज्यादा हो गया, 253 से कितना, तो 33, तो यहाँ पे लिखा था क्षेत्रफल 33 वर्ग मीटर बढ़ जाता है। अब बताइए आपके उत्तर सही है या नहीं सही है। ऐसे आप उत्तर को चेक भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इस सवाल को लगा लें। और बीजगणित के कुछ और सवाल हमने हल करवाए हैं जो अति महत्वपूर्ण हैं, जैसे धारा की चाल वाले और अन्य सवालों को लेके, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसे आप नोट कर लें। फिर हम चलते हैं अगले, तो हम चलते हैं प्रश्नों की कुछ और श्रृंखला लेके। ध्यान दीजिएगा, हमने आपको बताया हम महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला पे चर्चा कर रहे हैं, तो उसी के क्रम में हमने 5 सवाल और लिया है। इन 5 को हम एक एक करके समझते हैं, और जो सवाल लगेगा नहीं आप लगा सकते हैं, आप उसे लगा लीजिएगा। एक्सप्लेन करेंगे हम, बाकी लगवाएंगे सब। देखिएगा, पहला अगर हम देखें तो क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन किस प्रकार बनते हैं ये भी हम आपको बताएंगे। अब बहुत धैर्य बना के पूरा वीडियो देखिए, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पे क्या लिखा, P के किन मानों के लिए निम्नलिखित समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल है। तो भैया जब 2 समीकरण होते हैं, इन्हें रैखिक समीकरण कहते हैं, तो इन्हें ग्राफ पे प्रदर्शित किया जाता है। तो भैया आप बताएं, 2 रेखाओं का व्यवहार कितने तरीके का होता है। तो भैया उत्तर होगा 3 तरीके का। पहला क्या होगा, या तो दोनों रेखाएं समांतर होंगी, दूसरी बात होगी दोनों रेखाएं या तो प्रतिच्छेदी होंगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर देंगी, इसे क्या कहेंगे, प्रतिच्छेदी रेखा। और तीसरी बात होगी भैया, या तो दोनों रेखा संपाती होंगे। संपाती का अर्थ है एक दूसरे के ऊपर जाएंगे। तो समांतर है तो क्या ये किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, तो उत्तर है नहीं प्रतिच्छेद करता है। जब किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करता तो भैया इसके कोई हल नहीं होंगे। और अगर प्रतिच्छेदी की बात करें तो ये एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, यानी इसका अद्वितीय हल होगा। और अगर इसकी बात करें तो ये भाई प्रत्येक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इसके अनेकों हल होंगे। ये कौन सी रेखा है भैया, संपाती रेखा है। ये रामायण वाले संपाती नहीं है। संपाती का मतलब एक दूसरे के ऊपर, जस्ट ऊपर से होकर जाने वाली रेखा।
वो संपाती कहलाती है। समांतर का कंडीशन क्या है, प्रतिच्छेदी का क्या है, संपाती का क्या है, हम तीनों आपको बताते हैं। भैया इसका कंडीशन है a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल b1 बटे b2। और अगर संपाती की बात करें तो भैया यहाँ पे तीनों बराबर होता है। a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। अगर समांतर की बात करें तो यहाँ a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 होता है, लेकिन नॉट इक्वल होता है भैया c1 बटे c2। ये क्या है, तीनों के कंडीशन है। अच्छा, इन कंडीशन को आपको याद रखना होगा इस प्रकार के प्रश्न के लिए। अब ये प्रश्न कितने प्रकार से बन सकता है, ध्यान से समझेंगे। लिख देगा p के किन मानों के लिए समीकरण निम्न समीकरण युग्म अनेक हल रखते हैं, तो भैया अनेक हल रखेंगे तो ये कंडीशन लगाइएगा। यहाँ पे क्या कहा, अद्वितीय हल रखता है तो ये कंडीशन लगाना है। और लिख दे कि कोई हल नहीं रखता, तब भैया ये कंडीशन लगाओगे, ये आपको ध्यान रहे। अच्छा, अब हम बात करते हैं इस सवाल की। तो यहाँ पे क्या कहा है, अद्वितीय हल कहा है, तो आपको इस कंडीशन को लगाना है। समीकरण को लिखते हैं, क्या लिखा है, 4x प्लस 3y प्लस 8 बराबर 0। दूसरा समीकरण है 2x प्लस 2y प्लस 2 बराबर 0। अब देखते हैं समीकरण 1 से, तो भैया समीकरण 1 से क्या बनता है। अच्छा, ये जो समीकरण लिखा होता है वो किस तरीके से लिखा होता है, लिखा होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0, ये लिखा होता है। तो अब यहाँ पे जो x का गुणांक है a है, y का गुणांक है b है, और ये तीसरा अचर पद जो है वो c है। अब चूंकि दो समीकरण हैं, ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 से जब हम देखते हैं तो x का गुणांक 4 है, तो a1 बराबर 4 लिखेंगे। b1 बराबर कितना होगा, y का गुणांक है यानी p है, और c1 बराबर भैया 8 होगा। ऐसे समीकरण 2 से निकालते हैं, तो समीकरण 2 से क्या होगा, x का गुणांक a2 होगा, a2 बराबर 2, y का गुणांक b2 होगा, b2 बराबर 2, और ये c2 होगा, c2 बराबर 2। अब यहां पे चूंकि समीकरण युग्म क्या है, अद्वितीय हल रखता है, चूंकि समीकरण युग्म अद्वितीय हल रखता है, तब भैया कंडीशन होगा a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल b1 बटे b2। ये कंडीशन आपको लगाना है। a1 का मान कितना है, 4, और a2 का मान है भैया 2, बराबर b1 का मान है p, और b2 की बात करें तो b2 का मान है 2। इन्हें ऐसे काट दो, ये नॉट इक्वल है क्योंकि दोनों का पता लगा है, 2 से 2 कट जाएगा, तो आया क्या, p इज नॉट इक्वल 4। उत्तर क्या होगा, अतः p का मान 4 के अतिरिक्त कोई भी होने पर समीकरण युग्म अद्वितीय हल रखेंगे, अद्वितीय हल रखते हैं। बात ये किया था कि भाई यह एक अद्वितीय हल रखता है p के किन मान के लिए, तो p के उन मान के लिए जिसमें 4 ना हो, 4 नहीं है, 4 के अतिरिक्त कोई भी मान हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, कुछ भी हो, लेकिन 4 ना हो, बस ये नॉट इक्वल लिखा गया, p इज नॉट इक्वल 4, यानी ये 4 के बराबर नहीं है। इस तरीके से आपका ये सवाल लग गया, आप इसे नोट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं दूसरे सवाल पे। दो क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 290 हो। तो अब देखते हैं दूसरा सवाल क्या कहा है कि भैया क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांक। अब देखेंगे एक चीज, यहाँ पे बहुत सारे प्रश्न यहां से भी सीख सकते हैं।
क्रमागत का मतलब होता है भैया क्रम से आने वाला, और विषम का मतलब होता है दो दो का अंतर, सम का मतलब भी दो का अंतर होता है। लेकिन जब प्राकृतिक संख्या कहते हैं तो वहां पे एक का अंतर होता है। अब इसके लिए आपको जानना होगा भाई प्राकृतिक संख्या क्या है। प्राकृतिक संख्या जिससे हम गिन सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्रम से चल रहा है तो ये प्राकृतिक संख्या है। सम संख्या की बात करें तो 2 4 6 8 ये सम संख्या है। और विषम संख्या की बात करें भैया तो 1 3 5 7 9 ये सारे क्या है, विषम संख्याएं हैं। अब दूसरे वाले प्रश्न की बात करते हैं। अब दूसरे वाले प्रश्न में क्या कहा था, दो क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांक। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, क्रमागत प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या कहेगा तो भैया एक जोड़ना। कैसे, यहां देखते हैं, माना पहला विषम पूर्णांक, पहला विषम पूर्णांक बराबर x, दूसरा क्रमागत विषम पूर्णांक। अब इस जगह पे आपको समझ लेना है, जैसे मान लिया पहला विषम पूर्णांक भैया 15 है, तो 15 के बाद कौन सा विषम आएगा तो बताएंगे 17 आएगा। 17 के बाद कौन सा आएगा तो भैया 19 आएगा। तो यहां पे कितने का अंतर है, दो दो का जोड़ते जाना है, तो x प्लस 2 हो जाएगा। यही तरीके से अगर क्रमागत सम पूर्णांक कहता तब भी x प्लस 2 होता, लेकिन अगर क्रमागत प्राकृतिक संख्या कहता तो x प्लस 1 होता। एक और बात को समझेंगे, यदि यहाँ पे तीन संख्याएं आ जाएं तब क्या होगा, तो भैया तीन संख्या आएगा तो x होगा, x प्लस 2 होगा, फिर अगला x प्लस 4 होगा, दो दो जोड़ते जाएंगे, 4 कह देगा फिर अगले वाले में 2 जोड़ देंगे, तो ऐसे दो दो जोड़ते जा सकते हैं। क्योंकि तीन क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कह देगा तो 15 17 और 19 हो गया। इस तरीके से आप सवालों को जहां भी रहेगा ऐसे बना लेंगे। अच्छा, अब हम चलते हैं सवाल पे। तो दो क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांक याद कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 290 हो। तो प्रश्नानुसार क्या कहा है भैया, इनके वर्गों का योग यानी x का स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का स्क्वायर बराबर 290 हो। तो भैया हल कर लो इन्हें, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अर्थात 4 प्लस 2ab यानी 4x बराबर 290। अब एक्स स्क्वायर 2x हो गया प्लस 4x इक्वल 290 माइनस 4 यानी 2x स्क्वायर प्लस 4x। और यहां बात करें तो 286 आएगा, प्लस का इधर आके माइनस 286। अब 2 से देखें सब कट रहा है, तो 2 से दोनों पक्षों में भाग करने पर अब आप भाग कर देंगे तो आएगा भैया एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143। अब यहां पे गुणनखंड बनाएंगे भैया, 143 का गुणनखंड 13 गुणे 11 कर दो, क्योंकि 13 गुणे 11 बराबर 143। तो 13 गुणे 11 और 13 में से 11 घटा दो भैया 2 आएगा, गुणनखंड बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 11x माइनस 143 बराबर 0। यहां पे x कॉमन हो रहा है, बचेगा क्या भैया, x प्लस 13 माइनस 11 कॉमन हो रहा है, बचेगा x माइनस माइनस का गुणा प्लस 11 से 143 को भाग करेंगे आएगा 13। तो x प्लस 13 और x माइनस 11 बराबर 0 लेने पर अब देखिए जैसे अभी बताए थे हम x प्लस 13 बराबर 0 लेने पर तो x बराबर भैया आ गया क्या, माइनस। अब यहाँ पे देखें तो क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांक है और ये ऋणात्मक आया है, तो यहाँ पे भैया लिख दो निरर्थक उत्तर है ये। पुनः दूसरा वाला ले लो, x माइनस 11 बराबर 0 लेने पर तो x बराबर आ गया भैया 11। तो x का मान 11 आने के बाद अतः पहला यहां पे धनात्मक लिख दें,
धनात्मक विषम पूर्णांक x, और x बराबर भैया आया है 11। दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक विषम पूर्णांक, तो x प्लस 2 यानी 11 प्लस 2 बराबर 13। तो 11 और 13 आंसर हो गया। आप चेक करते हैं 11 और 13 सही है कि नहीं है। तो भैया क्या कहा है, इनके वर्गों का योग 290 है, तो 11 का स्क्वायर होता है भैया 121, 13 का स्क्वायर होता है 169, जोड़ दो 9 1 10 के 0 हासिल आएंगे, 6 2 8 1 9 और 2, तो भैया 290 आ गया। इस तरीके से हमारा उत्तर भी चेक हो गया। आप इसी तरीके से सवाल को लगा सकते हैं। फिर से एक बार तो हम चलते हैं तीसरे प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न क्या लिखा है भैया, द्विघात समीकरण 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 बराबर 0 के मूलों को ज्ञात कीजिए। तो 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 बराबर 0। तो यहां पे देखेंगे इनका गुणा क्या होगा, a इंटू सी का गुणा 3 दूनी 6। अब 6 का गुणनखंड ऐसा बनाना है कि यहाँ पे प्लस लगा है तो जोड़ के 2√6 आ जाए, तो √6 गुणे √6 ये होगा भैया 2 गुणा होगा 6, और जब इन्हें जोड़ेंगे तो 2√6 होगा, √6 प्लस √6 ये आएगा 2√6। इस तरीके से यहाँ पे गुणनखंड बन रहा है √6 और √6 का, तो माइनस √6x जोड़ना है समान चिन्ह माइनस √6 प्लस 2 बराबर 0। अब यहां पे देखते हैं भाई कॉमन क्या हो रहा है 3 और 6 में, तो 3 अगर रूट में संख्या लिखी है तो आपको यह ध्यान देना है भैया कि रूट में जो संख्या लिखी गई है वह एक दूसरे को यदि विभाजित करता है तो फिर वो कॉमन होगा। अगर विभाजित नहीं कर रहा होता तो कॉमन ना होता। जैसे यहाँ पे 5 लिखा होता है, ये √6 है, 5 और 6 एक दूसरे को विभाजित नहीं करते, यानी फिर ऐसे ही लिखा रहता है। लेकिन 3 और 6, 3 से 6 कट रहा है तो विभाजित होगा, तो क्या करेंगे आप इस वाली संख्या को रूट में 2 बार लिख दें। अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, किसी भी संख्या को हम रूट में 2 बार लिख सकते हैं। जैसे √x गुणे √x बराबर x होता है, माइनस √6 को लिख दो भैया √2 गुणे √3 x, ऐसे यहां √6 को भी लिख दोगे √2 गुणे √3 x प्लस 2 को √2 गुणे √2 लिख दोगे बराबर 0। यहां पे देखेंगे भैया √3 दोनों जगह कॉमन हो रहा है, और यहां भी x है यहां भी x है, तो x, तो यहां बचा क्या √3 बाहर आ गया, x बाहर आ गया, एक √3 बच गया और x बच गया, माइनस √3x बाहर आ गया, बचा क्या भैया √2 माइनस, यहां पे बात करें तो √2 कॉमन होगा, बचेगा √3x प्लस √2 बराबर 0, प्लस नहीं माइनस प्लस का गुणा माइनस होता है। अच्छा यहां दोनों समान पद लिखे हैं, ये पद और ये पद, तो ये कॉमन हो जाएगा √3x माइनस √2, यहां भी कॉमन हो जाएगा √3x माइनस √2 बराबर 0। √3x माइनस √2 बराबर 0 लेने पर तो √3x बराबर माइनस का इधर आके प्लस का √2 और x बराबर √2 बटे √3। पुनः दूसरा वाला आप ले लें तो वो भी यही आना है भैया, क्योंकि सेम पद लिखे हैं, तो यहां भी आएगा x बराबर √2 बटे √3। तो लिखेंगे अतः द्विघात समीकरण 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 बराबर 0 का मूल, तो किनका मूल ही पूछा था, का मूल √2 बटे √3 है। एक बार फिर से देख ले, अगर रूट वाला मिलता है तो फिर पहले की भी घबराहट नहीं रखना है, आपको वही तरीके पे करना है, a का c से गुणा कराना है। तो 3 दूनी 6 आ गया भैया, 6 लिख दिए। अब 6 का ऐसा खंड बनाए
कि जोड़ने पर, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, हम बताया था अगर सी प्लस का है तो जोड़ के आपको लाना है, तो ये प्लस का है तो यहाँ जोड़ के लाना है, तो रूट 6 गुणे रूट 6 करते हैं तो 6 आ जाता है, और इन्हें जोड़ देते हैं तो 2 रूट 6 आ जाता है। क्योंकि किसी भी संख्या को हम रूट में 2 बार लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, 3x² माइनस लगा देंगे, पहला वाला पद रूट 6x, अब जोड़ना है तो समान चिन्ह, भाई माइनस माइनस होगा तो जुड़ेगा, जैसे -2 तब जुड़ेगा, और या तो दोनों प्लस का होगा तब जुड़ेगा, और एक माइनस का हो गया एक प्लस का हो गया तो भैया घट जाएगा। तो ये जोड़ने पर समान चिन्ह होता है, तो -√6x + 2 = 0। अब यहाँ पे हमने क्या बताया, रूट वाली संख्या और यहाँ जो संख्या लिखी है, यदि ये एक दूसरे को कोई किसी को भी, जैसे ये संख्या इसे विभाजित करे या ये संख्या इसे विभाजित करे, यदि ये विभाजित कर रहे हैं तो भैया ऐसे तोड़ देना इन्हें खंडों में रूट वाले, तभी आप कॉमन ले पाएंगे आसानी से। तो 3 को हम √3 गुणे √3 लिख दिए, 6 को 2 √3 लिख दिया गया, 6 को 2 √3 और 2 को √2 गुणे √2 लिख दिया गया। इस तरीके से कॉमन लेके इन्हें गुणनखंड कर लिया गया। यहाँ पे जो आंसर आया वही है √2 बटे √3। इस तरीके से ये सवाल लग जाएगा। अच्छा, अब एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न बचता है भैया, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल 12 है। भैया अति महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना इस सवाल को। तो क्या लिखा है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योगफल 12 है, इसे नोट कर लेंगे। अच्छा, अंकों का योगफल 12 है, जैसे 2 अंकीय संख्या की जब भी बात करता है भैया, तो 2 अंकीय संख्या क्या है, जैसे मान लो हमने लिखा 52, तो 52 लिखा गया, तो भैया ये 2 अंकीय संख्या है, क्योंकि इसमें 5/2 इकाई है। जैसे पढ़े होंगे कभी, तो 5/2 इकाई होता है। या स्थानीय मान निकाले होंगे कभी, तो ये 50 होता है, ये 2 होता है, तो इस तरीके से 52 होता है। तो यहाँ पे क्या है, ये इकाई का अंक है और ये दहाई का अंक है, तो हम यही मानेंगे। माना संख्या के इकाई का अंक बराबर x और संख्या के भैया दहाई का अंक बराबर y, तो मूल संख्या क्या होगी, मूल संख्या की बात करें तो 10 गुणे दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। देखो कैसे, जैसे 52 लिखा गया तो 10 गुणे दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक, ये ऐसे ही तो लिखा जाएगा, बोलो हाँ, ऐसे ही लिखा जाएगा, 10 गुणे दहाई का अंक प्लस 2। तो 10 दहाई का अंक क्या है, y है, और इकाई का अंक x है, तो 10y + x हो गया। भैया आते हैं हम शर्तानुसार पे, सवाल पे हम चलते हैं, क्योंकि इतना काम तो आपको करना ही है। प्रथम शर्त में क्या कहा, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल 12 है। अब अंकों का योगफल, जैसे यहाँ पे अंकों का योगफल भैया 5 भी 7 है, तो अंकों का योगफल होता है इकाई का अंक प्लस दहाई का अंक। तो प्रथम शर्तानुसार जो बात कहा इसने, वो क्या कहा कि इकाई का अंक प्लस दहाई का अंक बराबर 12 है। तो इकाई का अंक भैया x है, दहाई का अंक y है, बराबर 12 होगा, समीकरण नंबर 1 होगा। अच्छा, अब सेकंड कंडीशन में देखते हैं क्या है, द्वितीय शर्तानुसार। अब द्वितीय शर्त में भैया क्या कहा कि अंकों का स्थान बदल देने पर प्राप्त संख्या। अब बात करते हैं अंकों का स्थान बदलने पर कौन सी संख्या आती है, तो अंकों का स्थान बदलने पर नई संख्या, ये क्या होगी, तो हम बात करते हैं, जैसे ये 52 लिखा था, इनके अंकों के स्थान बदले तो भैया क्या होगा, 25 होगा। यानी ये इकाई और दहाई के अंक बदल गए, कैसे, 10 गुणे 2 हो गया प्लस 5 हो गया, तो ये बदल गया। तो जैसे ये लिखा था मूल संख्या, तो इसे आप पलट दें तो ये हो जाएगा 10x + y। अच्छा, अब कंडीशन देखते हैं,
बदल देने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है। तो जो नई संख्या है भैया, नई संख्या है वो मूल संख्या से 18 अधिक है। तो नई संख्या क्या है? 10x प्लस वाई। मूल संख्या क्या है? 10y प्लस x प्लस 18। 10x प्लस का x इधर आके माइनस का x प्लस का y, 10y इधर आके माइनस का 10y होगा बराबर 18। बात समझ में आ रही है? 10x प्लस का x इधर आके माइनस x प्लस y प्लस का 10y इधर आके माइनस का 10y हो गया। 10 में से 1 घटाओगे भैया 9x, 10 में से 1 घटाएंगे भैया माइनस 9y बराबर 18। 9 कॉमन हो रहा है, 9 से दोनों पक्षों में भाग करने पर ऐसे लिख दो, 9 से दोनों पक्षों में भाग करने पर, तो जब भाग करते हैं तो बचता क्या है? x माइनस वाई, x माइनस वाई बराबर 9 दूनी 18। समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को आप चाहे प्रतिस्थापन से हल करें चाहे विलोपन से हल करें। तो अब हम 1 और 2 को हल करते हैं विलोपन विधि से। तो 1 प्लस 2 से भैया चाहे प्लस करो यहां पे और चाहे माइनस करो, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों नहीं है? तो हम समीकरण को जोड़ते हैं घटाते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पे अगर y का गुणांक देखते हैं भैया तो y का गुणांक बराबर है चिन्ह विपरीत है, तो समीकरण को जोड़ दो। x के गुणांक की बात करते हैं तो x का गुणांक बराबर है चिन्ह, समीकरण चिन्ह जो है समान है, तो समीकरण को घटा दो। तो इस तरीके से विलुप्त करके लगा सकते हैं। तो 1 प्लस 2 से हमने लिखा तो भैया x प्लस वाई बराबर 12 है और x माइनस वाई बराबर 2 है, ये घट जाएगा। 2x बराबर आ गया भैया 14, x बराबर 14/2 अर्थात x बराबर आ गया भैया 7। x का मान समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो। तो समीकरण 1 क्या है? x प्लस वाई बराबर 12, तो y बराबर भैया 12 माइनस x और x का मान है 7, तो 12 में से 7 घटा दोगे तो भैया आ जाएगा 5। अतः जो मूल संख्या है वो क्या है? 10 y प्लस x, y का मान भैया 5 है और x का मान 7 है। 50 प्लस 7 अर्थात कितना आ गया? 57 आ गया। इस तरीके से ये सवाल लग रहा है। अच्छा, अब हम देखते हैं सवाल को दोबारा समझते हैं कि अगर 2 अंकीय संख्या वाला सवाल है तो इकाई का अंक और दहाई का अंक मान लिया जाता है x और y, मूल संख्या हो जाता है 10y प्लस x। ये इतना काम सारे सवालों में करना होगा जहां 2 अंकीय संख्या वाले सवाल होंगे। अब यहाँ पे कंडीशन में देखते हैं 2 अंकीय अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल 12 है भैया, तो इकाई का अंक प्लस दहाई का अंक बराबर 12 अर्थात x प्लस y बराबर 12 है। द्वितीय शर्त में क्या कहा? अंकों का स्थान बदल देने पर प्राप्त संख्या। तो भैया अंकों का स्थान बदलने पर क्या होगा? जैसे 52 को हमने बदला क्या 25, तो बदलने पर इकाई और दहाई के अंक बदल जाते हैं तो इन्हें बदल दिया जाता है बस। तो ये हो गया 10x प्लस y। तो यहाँ पे नई संख्या जो है मूल संख्या से 18 अधिक हो जाती है, तो 10x प्लस y ये समीकरण बना लिया गया, दोनों हल कर लिया गया, x y मान निकल आया, अतः मूल संख्या आ गई। अच्छा, अब सवाल को चेक करते हैं इनका आंसर सही है कि नहीं सही है। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल 12 है, तो भैया आपका जो उत्तर है वो कितना है? 57 है। तो अंकों का योग भैया 5 और 7 12 तो होता ही है। ठीक है, अंकों का स्थान बदल देने पर प्राप्त संख्या तो 57 है, अंकों का स्थान बदलोगे भैया कितना होगा? 75 होगा। प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है, तो 57 से 18 अधिक कर दो, तो 57 18 75 बराबर 75, दोनों बराबर हो गया। बात सही है। इस तरीके से इस टाइप के सवाल लगा सकते हैं। अच्छा, ये सवाल हमने लिया है, इसमें कुछ खास नहीं है। आप यहां तक सवाल को देखिए
कि 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 सॉल्व कीजिए। तो ये आप प्रतिस्थापन या विलोपन विधि से हल कर सकते हैं, हल कर लेंगे। और m का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। तो भैया जब x y का मान निकल आएगा, यहाँ इस वाले समीकरण में रखेंगे, x का मान रख देंगे, y का मान रख देंगे, तो बचेगा केवल m और m का मान निकल आएगा। इस तरीके से ये सवाल आपका लगेगा। अच्छा, अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, सिंपल तरीके से दो युग्मक समीकरणों को हल करने का भी सवाल पूछा जाता है 4 नंबर में। अब उन्हें आप चाहे प्रतिस्थापन से हल करें या विलोपन से हल करें, ये सवाल हल करना जरूर सीख लें, ये विधि जरूर सीख के रखें भैया, आपको पक्का मान के चलिएगा सवाल मिलेगा जरूर इस पे। बिल्कुल सिंपल सी बात है, सिंपल है सवाल मिलेगा, कोई कठिन सवाल नहीं मिलेगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं कुछ और चीजों की। जैसे अगर हम बात करें तो भैया हमने त्रिकोणमिति, अभी जल्द ही त्रिकोणमिति का क्लास लिए थे और अच्छे से 2 वीडियो में मैंने त्रिकोणमिति को कवर किया है। और उसके बाद बात करें क्षेत्रफल और आयतन की, तो इससे भी हमने इंपॉर्टेंट सवाल लिए थे, उसका भी मैंने वीडियो बनाया है। बीजगणित की बात करें तो इससे भी कुछ इंपॉर्टेंट सवाल लेके एक वीडियो और बनाए थे, जिसमें जैसे धारा की चाल, वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, धारा की चाल, नाव की चाल, धारा की चाल, इससे संबंधित जो सवाल बनते हैं त्रिकोणमिति वाले बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, लगभग सारे त्रिकोणमिति के प्रश्न हैं, आप मान के चलिएगा उसी से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। तो अगर इन सबको आप पढ़ के अच्छे से जाएंगे तो आपके नंबर बहुत ही अच्छे आएंगे। आप मान के चलिए आपके नंबर बहुत अच्छे आने हैं। आप मेहनत करते रहिए, लगातार देखते रहिए और पढ़ते रहिए। देखना ही नहीं है, पढ़ना है। अगर आप लगातार पढ़ रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं, तो मान के चलिएगा आपके 70 के 70 नंबर आने निश्चित है। अच्छा, इसके बाद अगर पुराने वीडियो में आप देखना चाहते हैं तो वहां पे बहुत सारी चीजें, जैसे अपरिमेय संख्या है, वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ाया गया है, निर्देशांक ज्यामिति के भी बारे में पढ़ाया गया है, वहां से आप देख सकते हैं। नहीं तो फिर अभी जो बाकी टॉपिक बच रहे हैं वो हम आपको जल्द दूसरे वीडियो में देंगे। फिलहाल समय कम होने के कारण हम अपने आप को यही विराम कर देते हैं और फिर अगली वीडियो में हम मिलेंगे। अच्छा, यदि बच्चा आपको मेरा मेहनत अच्छा लगता होगा, अगर ये लगता होगा नहीं सर मेहनत कर रहे हैं, तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारे द्वारा डाले गए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो